अरपा रेडियो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज। आप सुन रहे हैं रेडियो अरपा। जब एक बच्चा छोटा होता है तो वो बिल्कुल एक गीली मिट्टी की तरह होता है। उसे जिस शेप में आप कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे वो वैसा ढलता चला जाता है। और एक बच्चे के फ्यूचर को या कहा जाए उसके करियर को बनाने के लिए ना सिर्फ पेरेंट्स बट टीचर की भी एक अहम भूमिका होती है। चाहे वो टीचर उस बच्चे को ग्रुप में पढ़ा रहे हों या फिर पर्सनली, पर टीचर का ध्यान हमेशा अपने एक एक बच्चे पर रहता है कि वो बच्चा कितना पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है और नहीं समझ रहा है तो क्यों नहीं समझ रहा है। ये सारी बातों का ध्यान वो टीचर हमेशा देते हैं। और ऐसे ही एक शिक्षक से बात की है अरपा रेडियो ने आज। ये शिक्षक हैं अनुपम डे और इनसे बातचीत कर रही हैं संज्ञा टंडन। आइए पहले हम अनुपम जी का परिचय इन्हीं से सुन लें। नमस्कार अरपा रेडियो श्रोतागण, मैं बिलासपुर से अनुपम दे बोल रहा हूँ। मैं शिक्षक हूँ। करीब 2005 से मैं बच्चे लोगों को पढ़ाता हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा ये जो शिक्षक का जो मेरा काम है ये मेरे इच्छा से है। मैं इसको बाय पैशन में इसको लेता हूँ। मेरा अपनी क्लासेस है, फैमिली क्लासेस एंड होम ट्यूशंस। यहाँ पे मैं बच्चे लोग को क्लास 1 to 10 ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। 11th 12th कॉमर्स पढ़ाता हूँ और कॉलेज लेवल्स के बच्चे लोगों को, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए के बच्चे लोगों को पढ़ाता हूँ। अनुपम जी, आप बिलासपुर में कब से हैं? मैं 2005 में एमकॉम करने के बाद बिलासपुर आया था। एक्चुअली डेट टाइम मेरा ऐसा था कि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन उतने अच्छे नहीं थे। मेरे फ्रेंड एनटीपीसी में पोस्टेड थे। मतलब ही इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड। उसने कहा कि चलो तुम वहाँ पे काम भी करना और पढ़ाई भी करना। तो उस टाइम मैं एक्चुअली ICWA का अटेम्प्ट लिया था, तो वो नहीं हो पाया। तो फिर मैं काम करते करते मेरा इग्नू का मैंने एंट्रेंस दिया था, पेनमेट का, तो मेरा MBA में मेरा हो गया। तब मैं MBA भी मैं यहाँ से काम करते करते मैंने किया। अनुपम जी, उसके बाद ये कब की बात है जब से आपने क्लासेस शुरू की, बच्चों के कांटेक्ट में आए आप? पहले जहाँ भी मैं जिस भी ऑफिस में मैंने काम किया, तो काम करने के बाद मेरा ये माइंड में रहते थे कि मैं बच्चे लोग को पढ़ाना है। तो 5 बजे या 6 बजे जब भी मेरी ऑफिस छूट जाती थी, बस अब जाके पढ़ाना। लेकिन ये फीलिंग आपके मन में क्यों आई कि नहीं मुझे बच्चों को पढ़ाना है? क्या आपको ऐसा लगा? नहीं, ऐसा फीलिंग आने का मेरा बहुत बड़ा रीज़न ये था कि मैं ये महसूस किया अपने लाइफ में कि एक अच्छे टीचर का होना, एक अच्छे टीचर का आज के डेट में बहुत ज़रूरत है। नहीं तो सामने जो बच्चा पढ़ रहा है, जिसको और टीचर्स पढ़ा रहे हैं, क्या आपने कुछ कमी देखी जो आपको लगा मैं बच्चों को पढ़ाऊँ? नहीं, मैंने अपने लाइफ पे वो कमी महसूस किया। अच्छा। स्कूल में जब था तब मैंने कुछ अच्छे टीचर्स भी मिले, तो इन सभी सब्जेक्ट्स के टीचर्स हम लोग को अच्छे नहीं मिलते थे। तो मेरे माइंड में ये चीज़ रहता था कि मैं खुद मेहनत करूँ, बच्चे लोगों के पीछे खुद मेहनत करूँ, उन लोग के लिए मैं पढ़ाई को आसान तरीके, खेल की तरह से मैं उसको बताऊँ, ताकि बच्चे लोग को जो माइंड में जो प्रेशर होती है वो चीज़ जैसे ना रहे। तो अनुपम जी, फिर आपने कब से शुरू किया इन बच्चों को पढ़ाना? कौन से मैं सन से? 2005 के बाद से, कॉलेज कंप्लीट होने के बाद से, जो कॉलेज के टाइम से भी मैं पढ़ाता था। तो उस टाइम मैं पटना यूनिवर्सिटी में जब था तो कुछ रिक्शे वाले के बच्चे थे, तो रिक्शे वाले लोग बोलते थे भरोसा था मेरे बच्चे को, तो मैंने उस टाइम फ्री में बच्चे लोगों को पढ़ाया मैंने। तो आप 2005 से पढ़ा रहे हैं, करीब करीब आप 15 बैचेस निकाल चुके हैं। इस दौरान उन बच्चों में से कौन बच्चे बहुत ऊंचाई तक पहुंचे, कुछ बहुत बड़े एग्जाम्स जिन्होंने क्लियर किए हों? ऐसे कहा जाए तो मेरे ऐसे बहुत सारे बच्चे लोग हैं जो लोग आपके कोई इंजीनियरिंग के क्षेत्र में गए। कैसे भी बच्चे हैं जो मेरे से पूछ रहे हैं कि सर मैं इस लाइन पे जाना चाहता हूँ, मैं कंप्यूटर के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ। अब बाकायदा उसने मेरे से पढ़ने के बाद उसने बोला कि सर मैं एमएनआर का एंट्रेंस देने जा रहा हूँ, मैं आपको एमएनआर में एमसीए करके दिखाऊंगा। उसने बाकायदा एमसीए करके आज की डेट में कैपजेमिनी में पोस्टेड है। अच्छा अच्छा, तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे इतने ऊपर तक पहुँचे हैं। तो आपका जो एक फीलिंग थी, जो हमने शुरू में बात की कि एक अच्छे टीचर की भूमिका क्या होनी चाहिए, तो अब आप अपने आप को वो चीज़ महसूस करते हैं कि मैं वैसा टीचर बन गया जो मैंने अपने जीवन में कमी महसूस की थी? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है मेरे लिए।
मैं अभी आपके सामने एक बच्चे का उदाहरण मैं पेश कर रहा हूँ। हम्म, एक समय मैं एनटीपीसी का एक एजेंसी था, मैं उस पर काम करता था। तो वहाँ पे मेरे जो कॉलीग्स थे वो एनटीपीसी के एम्प्लॉय थे। तो उन्होंने कहा कि सर मेरे बच्चे एकदम नहीं पढ़ते हैं, पढ़ाई से उसको कोई लगाव ही नहीं है, बहुत मारता हूँ मैं, उसकी मम्मी भी मारती है, मैं भी बहुत मारता हूँ। सर क्या प्रॉब्लम है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप एक बार देखेंगे उस बच्चे को? तब मैं बोला कि ठीक है देखता हूँ। तब जब मैं उस बच्चे को देखा पहला दिन, तो देख के मेरे को इस बात का एहसास हुआ, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर देख के, कि इस बच्चे में कुछ तो कमी है। जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया तब मैं देख रहा कि जब मैं उसको कोई टॉपिक समझा रहा हूँ, वो पढ़ते पढ़ते फिर किसी और दुनिया में चले जा रहा है। डेट इज कॉल्ड अनकॉन्शियसनेस। हो जाता था, कहीं दूसरी बातें सोचने लगता हाँ, था। सोचने लगता था। फिर मैं देख रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन आंसर याद कर रहा है, तो क्वेश्चन आंसर याद तो कर ले रहा है, फिर तुरंत भूल जा रहा है। तब मुझे डाउट हुआ कि इसके शरीर में कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा। तब मैंने उनके पापा को मैं तुरंत बोला कि आप एक काम करो, आप अपोलो के आपके न्यूरोलॉजिस्ट है जय वेलू सर, आप उनसे एक बार कांटेक्ट करो। अच्छा। उन्होंने कांटेक्ट किया। डॉक्टर ने पहले उनका ईईजी किया ब्रेन का। जब ब्रेन का ईईजी किया गया तब पता चला कि हमारे ब्लड के थ्रू से जो ऑक्सीजन ब्रेन तक जाती है, उतने परिमाप में ऑक्सीजन जा ही नहीं रही थी, पहुंच ही नहीं रही थी। अच्छा। डेट इज बहुत सीवियर केस होता। बच्चे का ट्रीटमेंट चालू हुआ, बहुत सारे दवाई दिए गए। उसकी मम्मी ने इस बीच में और एक बात शेयर की मेरे से कि सर ये बच्चे खाने में बहुत चूज करता है। तब मैं उस बच्चे को बोला कि बेटा तू आज से खाने में चूज मत करना, तुमको जैसा टेस्ट पसंद हो खाली बता देना मेरे को, इसमें नमक ज़्यादा चाहिए, मिर्ची ज़्यादा चाहिए, लेकिन तुमको हर चीज़ खाना पड़ेगा। बच्चे ने खाना स्टार्ट किया, ट्रीटमेंट चालू हुई, बच्चा धीरे धीरे एकदम पिकअप लेने लगा। जो बच्चा एकदम जीरो था, ठीक है। फिर मैंने उसके मम्मी पापा को एक बात कहा कि आज के बाद इस बच्चे के ऊपर एक बार भी हाथ उठा तो मैं सीधे आप लोगों का नाम में मैं केस कर दूंगा, आप लोगों को कोई सुनवाई नहीं होगी, बच्चे को मारना नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि एक बच्चे के लिए माँ बाप से अच्छा दोस्त, अच्छा मार्गदर्शक कोई नहीं हो सकता दुनिया में। लेकिन उस बीच में शिक्षक की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। मतलब यहाँ पे तो माँ बाप उस चीज को नहीं ढूंढ पाए जो आपने एक शिक्षक हो करके उस बच्चे में कमी देखी और उस चीज को आप पकड़ पाए। मैं यही बात सबको कहना चाहता हूँ कि शिक्षक का मतलब ये नहीं होता कि आप जाओ और पढ़ाओ और आ जाओ। आपको ये ढूंढना है कि इस बच्चे के अंदर में क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है। अगर आप उस तकलीफ को निकाल लिए तब आपने एक बच्चे को खड़ा कर दिया, सेल्फ डिपेंडेंट बना दिया। आप उसी दिन से आप उसको सेल्फ डिपेंडेंट बना दिया। आपने जैसे एक बच्चे का उदाहरण दिया, तो इस दौरान जब से आप पढ़ा रहे हैं 2005 से अभी तक, क्या और कोई केस ऐसा आपके सामने ऐसा आया? केस और एक आया था और 2-3 आया था। उसमें से एक बहुत अच्छा केस था। बच्चे का प्रॉब्लम ये था कि संगत में जो होता है, गलत संगत इन द सेंस बड़े बड़े घर के बच्चे लोग के साथ घूमना फिरना, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनकी मम्मी के साथ उनका बनता नहीं था। अच्छा। और माँ बाप का केवल एक लौता बेटा था, और मम्मी उसको जी जान से प्यार करता था। मतलब मम्मी का मतलब ऑक्सीजन बोला जाए उस बच्चे को। मैं पहले पढ़ाता था, फिर बीच में मैं एक्चुअली उस टाइम सीपत में रहता था, तो बीच में मैं छोड़ दिया था। फिर 10th में उसकी मम्मी ने 2.5 महीने पहले कांटेक्ट किया मेरे को कि सर ये बच्चा फेल कर जाएगा मेरा, कुछ उपाय हो सकता है, पास हो सकता है। तो मैं बोला कि कोशिश करते हैं, अगर मैं 2 घंटे टाइम दूंगा तो आपको 8 घंटे इसके पीछे टाइम देना पड़ेगा। बच्चे को मैं पढ़ाना स्टार्ट किया, तो बच्चे का बात बात पे, हर बात पे उसकी मम्मी के साथ हो जाए झगड़ा। तब एक दिन क्या हुआ कि मैंने बोला कि तुम अपने मम्मी से तुम इस तरह से क्यों बात कर रहे हो, 4 नंबर ले आने के लायक नहीं हो, तुम ऐसे करके तर्क कर रहे हो। तब बच्चे ने मेरे मतलब जोर से मेरे को चिल्ला के गुस्से से कहा कि सर अगर मैं 70% मार्क्स अगर ले आके मैं आपको नहीं दिखा दिया तो उसके बाद आप मेरे घर आना छोड़ दीजिएगा। डेट इज उस दिन से उसका टर्निंग पॉइंट, जो मैंने उसको कह दिया कि तुम 4 नंबर ले आने के लायक नहीं हो, ये बात उसके मन में लग गई। तो ये एक बहुत बड़ा हम लोग का बहुत बड़ा चैलेंज था। आज भी उसकी मम्मी की मतलब हर महीने में एक बार कॉल जरूर आता। हमारा हर श्रोता जानना चाह रहा होगा कि वो बच्चा उसके बाद 70% ला पाया कि नहीं।
लाया, बाकायदा ले आया। उसकी मम्मी ने बोली कि सर ये साल भर अगर ये लड़का पढ़ा होता तब आप सोचिए क्या कर जाता है। तो उस बच्चे में वाला खासियत क्या था, उसकी मम्मी से तो अनबन होती थी। तो उसकी मम्मी को एक बात उसने बहुत अच्छा बात कहा था कि अगर तुम सोचती हो कि मैं नहीं पढ़ूंगा तो ठीक है, मैं नहीं पढ़ूंगा, इतना मैं दम रखता हूँ कि मैं एक ऐप बना के मैं अपना पेट चला लूंगा। उतना छोटा बच्चा, सोचिए क्या कॉन्फिडेंस था। कितना बड़ा बच्चा था वो कितना 14-15 ईयर्स, 10th का बच्चा था। अच्छा, लेकिन इस पूरे केस में जो अभी आपने बताया उसमें जो मदर की भूमिका थी कि बच्चा झगड़ रहा है ठीक है, लेकिन माँ का एटीट्यूड वहाँ पे आपको कितना सही लगता था और कैसा होना चाहिए मैं उस था? बच्चे को बहुत करीब से देखा था। बात ये थी, ऐसे एज में क्या होता है कि अगर आप बच्चे को अगर आप अच्छे के लिए बोलोगे भी ना तो भी उसको लगेगा कि नहीं, मेरा माँ मेरे को डोमिनेट कर रहा है। तो माँ को अपना कुछ व्यवहार बच्चे के प्रति चेंज करना चाहिए था क्या उस जगह पे? अभिभावकों की भूमिका उसकी मम्मी ने बहुत 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 90% तक खुद उसको रियलाइज करके उस बच्चे को रास्ते पे लेके आया। बोला बेटा तुम आज जो करना चाहते हो, तुम पढ़ लो, लिख लो, खड़े हो जाओ, उसका तुमको जो करना है तुम करना, मैं तुम्हें करवाऊंगा। और वो चीज मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। नहीं, वो ठीक है। तो आपने जो अभी दोनों केसेस हमारे सामने डिस्कस किए बच्चों के बारे में, तो बच्चों में एक परिवर्तन आता है 14-15 साल की उम्र में, कुछ बिल्कुल पढ़ने की तरफ डूब जाते हैं और आजकल इतना सारा वातावरण में मनोरंजन से लेकर के इतने आकर्षण हैं कि बच्चा कभी भी बहक सकता है। कोई अच्छी लाइन में जाता है, कोई गलत लाइन में चला जाता है। तो ऐसी स्थितियों में शिक्षक और अभिभावक दोनों की कैसी और कितनी भूमिका होनी चाहिए, उनकी ज़िंदगी में कितना इंटरफेरेंस उन लोगों का ज़रूरी है और कितना उनको खुला छोड़ना ज़रूरी है? देखिए, इस बात पे मैं एक बात पे मैं आंसर दूंगा। बात यह है कि इंटरफेरेंस तो चाहिए, पहली बात, ठीक है, लेकिन इंटरफेरेंस का मतलब ये नहीं कि आपको गुस्सा आ रहा है आप उसके ऊपर मारो पीटो, वो सॉल्यूशन नहीं हुआ। सॉल्यूशन उसकी ये होगी कि बच्चे की इच्छा को पहले जानना पड़ेगा कि उस बच्चे को चाहता क्या, वो करना बेसिकली उस पर किस चीज़ पे इंटरेस्ट है। अगर खेलने के ऊपर अगर उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है बेटा तुम खेलो, दिन भर खेलो, बस ये टाइम पे तुम पढ़ना, ठीक है, तुम दोस्तों के साथ घूमने जाना चाहते हो जाओ घूमने, लेकिन इतने टाइम पे तुम घर आ जाना, ये मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। धमका के नहीं बोलेंगे वो। अनुपम जी, आपकी बातें सुनकर हमको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन रेडियो में हमारे श्रोता ये नहीं देख पा रहे हैं कि आप चल नहीं पाते हैं ठीक से, आपको बचपन से ऐसी बीमारी रही है जिसके कारण आपको चलने में तकलीफ़ है। तो वो क्या बीमारी है, आपने कैसी स्थितियाँ, संघर्ष के कैसे दिन गुजारे हैं, कुछ थोड़ा सा बताएंगे हमारे श्रोताओं को? जरूर। एक्चुअली मैं जन्म के बाद मेरे को डीप जॉन्डिस हो गया था। मैं 36 घंटे ऑक्सीजन में था उस टाइम, तो ठीक है मैं बच गया। 6 महीने तक जब देखा गया मेरे पेरेंट्स को कि ये बच्चे का कोई मूवमेंट नहीं है, कोई चल पल कुछ नहीं है, तब उनको शक हुआ कि इस बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है। तब ऑर्थोपेडिक्स को कांटेक्ट किया गया, तो बहुत सारे डॉक्टर्स को कांटेक्ट किए गए। तब उन्होंने बताया कि एक घटना जो है जन्म के टाइम ही घट गया, ये नर्व की प्रॉब्लम है जिसको कहते हैं सेरिब्रल पैल्सी। तो सेरिब्रल पैल्सी में क्या होता है कि नर्व्स जो होते हैं, ब्रेन से जो नर्व्स का जो कनेक्शन होता है वो टोटली इनएक्टिव हो जाता है। धनबाद में, मैं एक्चुअली धनबाद का रहने वाला हूँ, तो धनबाद के बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन किसी ने इस केस को नहीं किया। एक डॉक्टर ने ये यहाँ तक लिख दिया प्रिस्क्रिप्शन पे कि ये बंदा कभी चल ही नहीं सकता, बशर्ते कोई जादुई चमत्कार हो इसकी ज़िंदगी में तभी चल सकता है। तब मेरे पेरेंट्स ने ये चैलेंज लिया था कि इस बच्चे को तो मैं चलाऊंगा ही, चाहे मुझे पूरी ज़िंदगी एक कपड़े में क्यों नहीं बितानी पड़े। तब खोज करते करते उस टाइम तो कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई यही सब नजर, भेलोर का तो उस टाइम नाम भी नहीं था। मेरे मम्मी पापा लोग खोज करते करते, मेरे मामा लोग खोज करते करते कलकत्ता के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर बीके दत्ता, जिन्होंने मेरे केस को लिया। मम्मी ने कहा कि सर मैं बहुत दूर से आई हूँ, मेरा बेटा चलेगा कि नहीं। तो बोला देखिए मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करूँगा, लेकिन आपको एक वर्ड देना पड़ेगा, 1 साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकता है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो मेरे 3 बड़े सर्जरीज हुए नर्व्स के पैर के। फिर आज वो देख के कोई बोल नहीं सकता कि ये बंदा के साथ ऐसे घटना घटी कि जिसको बचने का कोई उम्मीद नहीं था, चलने का कोई उम्मीद नहीं था। तो आज मैं बस एक ही बात मैं सबको कहता हूँ कि अगर मेरे जैसे बच्चे अगर आज डबल मास्टर डिग्री कर लिया है तो आप में तो कुछ कमी नहीं है, आप क्यों ऐसा पढ़ाई से भागते हो?
पढ़ाई के जैसा अच्छा चीज कुछ नहीं है दुनिया में। हर चीज़ का आधार है पढ़ाई। जिस भी लाइन में जाना है पहले पढ़ाई ज़रूरी है, उसके बाद फिर दूसरी तरफ ध्यान दें। अगर कोई बिजनेस भी करता है, मैं इस पे मेरा भी एक केस बताता हूँ। जब मेरे साथ ऐसा घटना घटी थी तो मेरे पापा मम्मी और मेरे पापा के एरिया मेडिकल ऑफिसर फ्रेंड है, तो 3 आदमी आ रहे थे, हम लोग धनबाद मार्केट से आ रहे थे। तो पापा ने जैसे गाड़ी चलते चलते बोले, मैं इस बच्चे को पढ़ाऊँगा नहीं, इतना पैसा रख के जाऊँगा कि ये खाएगा भी तो ख़त्म नहीं होगा, चूँकि इतना तकलीफ देखे थे। तब मेरी मम्मी ने बोली, आप क्या सोच रहे हो, अगर आप इसको पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं, मूर्ख रख दोगे तो उसका पैसा तो कोई और खा के चला जाएगा। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर कोई बिजनेस भी करता है, अगर वो पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो अपना बिजनेस को भी ठीक से नहीं चला पाएगा। नौकरी के लिए केवल पढ़ाई करना ये नहीं है। मैं IIM अहमदाबाद का रिसर्च एसोसिएट रहा हूँ। वहाँ के स्टूडेंट लोग नौकरी बाद में सोचते हैं, पहले बिजनेस सोचते हैं। तो पढ़ाई का जो महत्व है वो तो हर बच्चे को समझना चाहिए इस बात। और जो लोग भी आपकी बातें सुन रहे होंगे ज़रूर अपने घरों के बच्चों के लिए, और जो बच्चे सुन रहे होंगे वो भी ज़रूर सोचेंगे भविष्य में, और एक बार आपकी बात को सोचकर आगे बढ़ने की कसम खाएंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी। धन्यवाद। अरपा रेडियो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज। आप सुन रहे हैं रेडियो अरपा।